अद्भुत विषय है और एक ऐसा विषय है जिसका हम लोगों के सर्वाइवल से जुड़ा हुआ विषय है, साधारण विषय नहीं है ये। हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे उससे जुड़ा हुआ विषय है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली में अभी हनुमान जयंती के दिन दिल्ली में जहांगीरपुरी में जुलूस निकला और जुलूस पे पत्थर चलाया गया। पहले पत्थर चलाया गया, बाद में गोली चलाई। दिल्ली के पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर है मेडालाल जी, उनको इधर हाथ में गोली लगी, हाथ में लगी, महादेव की कृपा, मारी छाती में गई थी, 1-2 सेंटीमीटर से वो हाथ में लगी, बच गए। लेकिन गोली चलाई निहत्थे हिंदुओं पर जो कि हनुमान जयंती का जुलूस निकाल रहे थे। पकड़ा गया जहांगीरपुरी का एक कबाड़ी, उसका नाम मोहम्मद अंसार, वो पकड़ा गया। भाई साहब, शाम को 8 बजे मीडिया में खबर आई है अंसार के पकड़े जाने की। सुबह 9 बजे भारत के सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में इस देश के जहांगीरपुरी के कबाड़ी अंसार के लिए देश के सबसे बड़े वकील खड़े हुए थे। प्रशांत भूषण वहां पे था, कपिल सिब्बल वहां पे था और 1-2 नाम और, 5 वकील थे देश के सबसे बड़े। और वो वकील ऐसे थे, आप अपना घर बेच दो और घर बेच के पैसा ले जाके उनके पास रख दो, तब भी आज शाम को आप उनको बोल के अगले दिन सुबह कोर्ट में नहीं खड़ा कर सकते। 75 लाख लेके भी आप ऐसे नहीं कर सकते, आज शाम को जाओगे तो सुबह जाके खड़ा होगा वो। 5 वकील खड़े थे, किसके लिए? जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए। तब कुछ लोगों ने यह सोचा कि ये तो पता लगाओ कि ये अंसार का और इन वकीलों का कनेक्शन क्या है, कैसे खड़े हो गए इसके लिए वकील। जिन वकीलों का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल सकता, उनको केस बताओगे अपॉइंटमेंट मिलेगा, जाके बताओगे तो वो सोचेंगे आपका केस लड़ना है कि नहीं लड़ना। वो कोर्ट में कैसे खड़े? कोर्ट खुलने से 1 घंटा पहले खड़े हैं। तो पता लगा कि वकीलों को भेजा इसी ने, जमीयत उलेमा हिंद ने। तो जमीयत उलेमा हिंद ने और किसके लिए वकील भेजे? तो पता लगा अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें आतंकवादी पकड़े गए। आतंकवादी खाली पकड़े नहीं गए, ऐसे आरोपी नहीं, कोर्ट से कन्विक्टेड हो गए, फांसी की सजा मिल गई। उनका केस लड़ने के लिए एक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चुपके से नहीं लड़ा, मीडिया को बुलाया, मीडिया को बुला के बोला इन सबका केस हम लड़ेंगे, हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। किसका? आतंकवादियों का, जिहादियों का, जिन्होंने देश में बम ब्लास्ट करके हत्याएं की हैं। रिकॉर्ड में बोल के जो अहमदाबाद के आतंकवादियों का केस लड़ रहा है, वही जहांगीरपुरी के अंसार का केस लड़ रहा है, वही 26/11 में जो लोग पकड़े गए उनका केस लड़ रहा है, वही मुंबई में रेल में जो ब्लास्ट हुए थे उनका केस लड़ रहा है, वही 1992 के ब्लास्ट का केस लड़ रहा है, वही मालेगांव के ब्लास्ट का केस लड़ रहा है। देश का 700 इस्लामिक आतंकवादियों का केस लड़ रहा है और लड़ने के लिए ये सारे बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं। अफजल गुरु का केस लड़ा। तो इन पे पैसा कहां से आ रहा है? ये सोचो कि पैसा कहां से आ रहा है। पैसा आ रहा है इन पे हलाल से, लीगल पैसा आ रहा है। हलाल का सर्टिफिकेट देके पैसा लेते हैं, वो पैसे से आतंकवादियों का केस लड़ते हैं। और ये सारा छुप के नहीं हो रहा, ये ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। आतंकवादी का केस लड़ेंगे, वो बोल के लड़ रहे हैं। तो यानी कि हम बाल कटाने के पैसे से गर्दन कटाने की फंडिंग कर रहे हैं अपने ही बाल कटाने के पैसे से गर्दन कटाने की फंडिंग कर रहे हैं। अभी विष्णु जी ने बोला कि ऑर्गेनिक इंडिया की टी है, ऑर्गेनिक टी, वो हलाल कैसे हो गई? तुलसी अर्क हलाल कैसे हो गया? मैं भी सोच रहा था तुलसी अर्क और ऑर्गेनिक टी हलाल कैसे हो। फिर मेरे को एक बात समझ में आई, क्या पता वो थूकने के बाद हलाल बन जाती हो। और क्या करते होंगे भाई, एक तुलसी के अर्क को और क्या करके हलाल बनाया जा सकता है? और वो कंडीशन है 5वें नंबर वाली, तो कोई थूकने वाला तो बैठ ही है उधर। ये ऐसे हमें सुन के हंसी आती है, लेकिन हमने ये देखा
इस देश में शादी हो रही है किसी की, धार्मिक विधान हो रहा है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, इस तरफ लोगों का भोजन चल रहा है, प्रसाद चल रहा है, उधर एक आदमी थूक रहा है, तो नियत तो है ना, तो वहां क्यों नहीं थूक रहा होगा जहां पे वो हलाल का सर्टिफिकेट दे रहा है? तो मेरे को तो एक चीज समझ में आई, साधारण भाषा में हलाल मतलब खाने में थूक मिला हुआ है, उसका सर्टिफिकेट है उधर। आपका खाना प्योर होगा तो प्योर ही है, सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? वेज नॉन वेज का सर्टिफिकेट तो सरकार ही दे रही है। तीसरा वो थूक का सर्टिफिकेट है, उसमें भी होता होगा। लेकिन इसमें गंभीर बात क्या है, कई बार हम जैसे अभी भी बोला कि बायकॉट हलाल, बायकॉट करना भी चाहिए, लेकिन हलाल अपने आप में एक बॉयकॉट का ही मैकेनिज्म है। हलाल कई बार हम लोग, ये ललित है यहाँ पे, मोहित है, ये सब, ये रामेश्वर, ये सब बच्चे खड़े होते हैं भगवा धारण करके, बोलते हैं हम आर्थिक बहिष्कार करेंगे। करना चाहिए आर्थिक बहिष्कार, सब्जी भी उसी से लेंगे जो ऐसे करके बोल। तो मेरे को, मैं कई बार ये कहता हूं हम बहिष्कार करें उससे पहले ये समझना है कि हमारा बहिष्कार हो रहा है, हम पीड़ित हैं। ये कोई एक सब्जी वाले का बहिष्कार करके, ये तो ऑर्गेनाइज्ड बायकॉट है। वी आर विक्टिम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक बायकॉट, उसके पीड़ित हैं हम पूरा। अल्टीमेटली हलाल का मतलब क्या हुआ? या तो मुसलमान बनाएगा या हिंदू बनाएगा तो पैसा देगा। तो यही तो जजिया है, ये जजिया नहीं है और क्या है जजिया? काफिर को काम करना है तो पैसा देना पड़ेगा। बाबा रामदेव जी को भी देना पड़ रहा है, उनका नाम मेंशन नहीं किया रमेश चंदे जी ने। गलत नहीं है, वो क्या करे, उनसे ले तो रहा है कम से कम पैसा वापस। लेकिन भारत में क्यों, भारत में क्यों? हिंदू को क्यों, सिख को क्यों, जैन को क्यों, बौद्ध को क्यों, पारसी को क्यों? तेरी किताब में लिखा है तू खाना भाई, हमारी में तो नहीं लिखा। एक में लिखा है, उल्टा लिखा है, सारा कुछ ले लेना, यही नहीं लेना। यही लिखा है ना। क्या नाम बताया आपने पुस्तक का? सिख समाज की राहत मर्यादा। राहत मर्यादा सारे हिंदू को फॉलो करनी चाहिए, सिख से भी पहले हिंदू को फॉलो करनी चाहिए। कुछ भी खाए, हलाल नहीं खाना। अच्छा, खाने की भी बात नहीं रह गई, अभी शिंदे जी ने बताया, वो तो लिपस्टिक भी हलाल आ रही है, कपड़ा भी आ रहा है, घर भी हलाल आ रहा है, कार्ड स्वाइप करने की मशीन भी हलाल आ रही है। उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या कार्ड स्वाइप कर रहा है वो भी हलाल और हराम है? अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली क्या है इस सब का मतलब? इस सब का मतलब ये है कि एक ग्रुप ने ये डिसाइड कर लिया हम अपना सारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपस में ही करेंगे, यही है। मैं वही खरीदूंगा जो मेरे धर्म का आदमी बनाएगा, कोई और बनाएगा तो मेरे धर्म को पैसा देगा, पैसा देगा अपना, उसका टैक्स देगा, मुसलमान ना होने का टैक्स देगा, उसके बाद हम खरीदेंगे। उसके बाद उसमें चाहे मिलावट करे, वो मलेशिया में कर रहा है, लंदन में कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, कुछ भी करे उसके बाद, लेकिन पैसा आ गया। तो इकोनॉमिक बॉयकॉट के अलावा कुछ नहीं है, और एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की जा रही है पूरी दुनिया में। और ये पैरेलल इकोनॉमी इसके बाद क्या कर रही है? ऐसा तो नहीं है ना इस पैसे से तुम बड़ा समाज का भला कर रहे हो तो कोई ये सोचे चल $2 ट्रिलियन है वापस तो समाज में ही लगा रहा है। तुम तो आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हो, आतंकवादियों का केस लड़ रहे हो, सामने से आके लड़ रहे हो, और देश के गृह मंत्री को बोल रहे हैं कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर, वो तो निकले कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर, कोलकाता से 10-20 किलोमीटर आगे तेरे को भी भेजेगा थोड़े दिनों के बाद, लागू होने दे। लेकिन स्थिति भयानक है, चिंताजनक है, गंभीर है। जबरदस्ती हमारी जेब से हमारा पैसा निकलवा के पैरेलल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। अच्छा, मैं कहता हूं आप फिर करो ना, लागू करो, इस्लाम में जैसा लिखा है वैसे ही जीवन जियो। तो काफिर की बनाई गाड़ी में मत चलो, फिर चलो गधे पे।
यही तो लिखा है ना, आपको कॉपी करना है ना एग्जैक्ट जो 1400 साल पहले था, आपको कॉपी करना है। तो जो भी व्यक्ति इस वक्त फोटो खिंचवा रहा है, फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे है, टीवी पे है, कैमरे पे है, कोई भी व्यक्ति, वो हराम है। और तुम्हारा तो सब आतंकवादी पहले वीडियो पहले बनाता है, अटैक के प्लान बाद में करता है। तो पहले तो उसको ही मारो। इंप्लीमेंट, इसीलिए वो शिंदे जी ने जो बोला, इंप्लीमेंट धर्म के लिए नहीं हो रहा, ये कंट्रोल के लिए हो रहा है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। वरना आप धर्म के लिए करोगे तो जैसा काबुल है ऐसे ही पूरी दुनिया होनी पड़ेगी उनकी, और उसमें से भी हथियार भी सारे काफिरों के यूज हो रहे हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हलाल भारत में बहुसंख्यक समाज का, नॉन मुस्लिम्स का इकोनॉमिक बॉयकॉट का एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल ना केवल हमारी जेब से पैसा खींच के मुसलमानों के पास ही पूरी इकोनॉमिक साइकिल चले उसके लिए किया जा रहा है, बल्कि साथ में आतंकवादियों को, जिहाद को, कट्टर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा है। और ये हमारा बेसिक राइट है कि हम इसको मना करें, ये नहीं होने देंगे। ये किसी भी प्राणी का मूलभूत अधिकार है कि बोले कि मेरे को मारने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है मैं इसका विरोध करता हूं, मैं इसका बॉयकॉट करता हूं, करती हूं। ये तो बेसिक राइट है ना, प्राणी मात्र का, इंसान का भी नहीं, किसी का भी बेसिक राइट है कि अपने को मारने वाले से दूर रहे। तो हलाल का इस्तेमाल आर्थिक तौर पर तो सीधे और इनडायरेक्टली या और डायरेक्टली तरीके से, बाकी तरीकों से भी, और समाजों को कुचलने के लिए, समाप्त करने के लिए और मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसका बॉयकॉट करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और आज तो इस ग्रंथ का लोकार्पण है। लव जिहाद के बारे में भी शिंदे जी ने लिखा था। जब लिखा था, जब लव जिहाद को सिर्फ लव प्रूव करने के लिए लोग लगे हुए थे, और आज भी लगे हैं, लेकिन आज उनको यह पता है कि समाज ने उस वेदना को, उस पीड़ा को समझ लिया है। जो आज हुआ महाकाल के मंदिर में, नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है भाई साहब, गाय माता को खाओगे और नंदी के मंदिर में जाओगे? दूर रहो ना। किसी का खाने का चॉइस नहीं डिक्टेट कर रहे हम, उसका ढोल नहीं पीट सकते तुम क्या, अगर तुम्हें यह पता है कि किसी का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जाओगे भी मंदिर, ऐसा मंदिर जाकर वही आउटकम मिलेगा जो चुनाव से पहले मंदिर जाके राहुल गांधी को मिलता है, क्योंकि वो नकली है। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि लव जिहाद के बारे में जब शिंदे जी ने लिखा तो इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, समाज में भी चर्चा नहीं हो रही थी ज्यादा। और जो जिहादी एलिमेंट है मीडिया के या जुडिशरी के, वो समझ गए थे कि चुनौती आने वाली है, तो अभी से इसका मखौल उड़ाना शुरू कर दो, बात काटनी शुरू कर दो, रोकना शुरू कर दो। उसका परिणाम यह हुआ कि इन पिछले 1.5 दशक में हमने ना जाने और कितनी बेटियों और बहनों को खो दिया। आज तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी ये कह सकता है, कोई बिल्कुल ही सीधे सीधे जिहाद के एजेंडे पे काम कर रहा हो तो अलग बात है, वरना कोई ये नहीं कह सकता कि लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता। इफ बट लगा लगा के कुछ भी बोले, लेकिन समाज को, देश के कई राज्यों ने तो कानून ही बना डाले हैं। अब कानून बने तो कानून के आधार पे फैसले भी आएंगे। परसों यूपी की एक बेटी कोर्ट गई है कि उसके साथ ही लव जिहाद हुआ, शादी से पहले पहचान कुछ और। तो जिस प्रकार से लव जिहाद का विषय समझ में आया, उसी प्रकार से हलाल का विषय भी समझ में आएगा, लेकिन लव जिहाद जितनी देर ना हो जाए, क्योंकि वहां तो इकोनॉमिक जो लड़ाई होती है वो बहुत जल्दी हारते हैं। बाकी लड़ाइयों को फिर भी वापस से लड़ने का एक ऑप्शन बचता है, लेकिन इकोनॉमिक लड़ाई में वापस से लड़ने का ऑप्शन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके संसाधन खत्म होते चले जाते हैं। इसलिए हलाल के पूरे इकोनॉमिक बॉयकॉट के सिस्टम को समझना, और मेरा यह मानना है, क्योंकि यहां प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, वो सभी लोग बैठे हैं जो इस बारे में बात करेंगे, इस बारे में लिखेंगे। संदीप देव जी यहां बैठे हैं, मेरे को
शर्म आ रही थी कि मैं उधर बैठा हूं, आप इधर बैठे हो। मेरे को हमेशा अच्छा लगता है जब ये उधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूं। कर्नल साहब बैठे तो और कितने प्रबुद्ध लोग यहां पर बैठे हैं। ये हलाल के बारे में एक चीज बार बार, कई बार हम बड़े जोश में आके कहते हैं हम बॉयकॉट करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। मेरा ये मानना है कि हमारे को ये बात बार बार कहनी है दुनिया के सामने, हम बॉयकॉट के विक्टिम हैं। हम इस्लामिक टेररिज्म के भी सबसे बड़े विक्टिम हैं, हम वायलेंस के विक्टिम हैं, हमारे कई सबसे ज्यादा लोगों को मारा गया, और आज हम इकोनॉमिक बॉयकॉट के विक्टिम हैं। हम पीड़ित हैं, हमें अपना दर्द रोना है। आगे से बढ़ के हमारी औकात नहीं है बॉयकॉट। इतना बड़ा सिस्टम कहां है हमारे पास। वो सब्जी वाले का बॉयकॉट करेंगे नहीं करेंगे अपने घर में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन यह बात पूरी दुनिया को बतानी जरूरी है दैट वी आर द विक्टिम ऑफ इकोनॉमिक बॉयकॉट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इकोनॉमिक बॉयकॉट। और इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, इसको काउंटर करेंगे। कोर्ट में करना होगा, जमीन पे करना होगा, सड़क पे करना होगा, मॉल पे। और जब भी यहां से जाने के बाद एक संकल्प मन में छोटा सा ले ले, सामान खरीदने से पहले चेक करने का है हलाल है कि नहीं है। जो हलाल है वो हमारे लिए हराम है। उतना छोटा सा संकल्प ले, दो एक लोगों को और कान में धीरे से बताए, दो बात बताए। हलाल का मतलब थूक मिलाए। और हंसी आ रहे, वो मिला हुआ है, जाके दोबारा पी मत लेना, तुलसी अर्क वाली जाए। और देख लेना, एक बिना हलाल और एक हलाल, दोनों का टेस्ट अलग होगा। और जो एक्स्ट्रा टेस्ट होगा ना, वो अली साहब के थूक का है। तो ये छोटा सा संकल्प लेकर जाएं हम सब लोग, और कोशिश करें इसके बारे में एक वातावरण का निर्माण हो। इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, इसके बारे में चर्चा करें, और एक समय ये आए जब अब्दुल भी झटका खाए। ऐसे झटका ना खाए उसके धर्म में मनाए, तो आर्थिक झटका तो खाए। मैं जबरदस्ती तो नहीं खिला रहे भैया, तुम्हें जो खाना है वही खाओ, लेकिन ये धंधा मत चलाओ। दिल्ली में बग्गा जी ने शुरू भी किया है, एक उन लोगों ने शुरू किया, और उसमें देखो आप कमाल, आप देखो कि उसका प्रोडक्ट चल ना जाए तो नीचे नेगेटिव फीडबैक देना शुरू किया। उसमें ये सारे नाम आने लगे। शहजाद लिख रहा है मैंने खाया मुझे खराब लगा, सलीम लिख रहा है मैंने खाया मुझे खराब लगा। तो मैंने कहा भाई, पहले दिन ही शहजाद और सलीम ने झटका खाना शुरू कर दिया, इससे बड़ा खराब लगा या अच्छा लगा तो बात की बात है। और तो ऑन रिकॉर्ड दे रहा है फीडबैक, ऑन रिकॉर्ड फीडबैक दे रहा है जोमेटो पे। बग्गा ने ऊपर लिखा हुआ है मैं झटका प्रोडक्ट बेच रहा हूं, और नीचे शहजाद भाई लिख रहे हैं मैंने खरीदा खाया मुझे मजा नहीं आया। मैंने मजा आया नहीं आया तो बात की बात है, तूने खाया हमारा काम हो गया। लेकिन आप ये बात सोचो, इस हंसी में उनको ये मालूम है कि कोई झटका का काम शुरू कर रहा है, आज ही से इसकी रेटिंग खराब कर दो, आज ही से इसका धंधा बंद करा दो, आज ही से। वो अभी पहले दिन ही लग गए, पहले दिन ही मिशन में लग गए कि कुछ भी करके झटका का काम होगा तो किसी हिंदू को काम मिलेगा, क्योंकि मुसलमान तो झटका करेगा नहीं। झटका का काम होगा तो हलाल खाने का जो पैसा जाने वाला है, दो आदमी भी खाएगा तो दो का पैसा तो कम आएगा। तो पहले दिन मिशन में लग गए, इतना क्लियर फोकस्ड अप्रोच। तो तुम कर सकते हो तो भाई हम भी कर सकते हैं, कंप्यूटर तो हमारे हाथ में भी है, डेटा दोनों का बराबर आ रहा है। तो आइए मिलकर ये संकल्प लें कि भारत की अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का बॉयकॉट चलने नहीं देंगे। अगर कोई ये सोचता है कि धर्म के आधार पर इकोनॉमिक बॉयकॉट कर सकता है, अगर कोई ये सोचता है कि भारत के संविधान से बाहर जाते हुए या संविधान की कमजोरी का फायदा उठाते हुए हम लोगों को आर्थिक बहिष्कार के इस जाल में फंसा के रख सकता है, तो भारत का नागरिक होने के नाते और भारत के संविधान में अक्षुण्ण भरोसा रखते हुए ये संकल्प लेते हैं कि आर्थिक बहिष्कार के इस देश विरोधी हिंदू विरोधी सिस्टम का सर्वनाश करेंगे भारत के अंदर से।